social ends now effect on the peasants. The actual cultivators of the land were left at the mercy of zamindars who often extracted exorbitation rate from cultivators. Later zamindar imposed many illegal taxes. देखो बेटा क्या है, the actual cultivators of the land were left at the mercy of zamindar. बेटा हम लोग जो cultivator जो farmer है वो पूरी तरह से किसके ऊपर डिपेंडेंट हो गया, जमींदार के ऊपर डिपेंडेंट हो गया। ठीक है, जो भी करना है नहीं करना है वो जमींदार कर सकता था। अब देखो जमींदार लोग क्या इस चीज का गलत फायदा उठा रहे थे। ठीक है, किस तरह से गलत फायदा। सो बेसिकली क्या हो रहा है, जमींदार जो है वो पूरी तरह से अब फ्रीडमली वर्क करने लगे। ठीक है, इनफैक्ट वो इतना ज़्यादा फ्रीडमली वर्क करने लगे कि वो अपनी तरफ से ही कुछ टैक्सेस को अप्लाई करने लगे कल्टीवेटर्स के ऊपर। अब इससे क्या हो रहा है, इससे होने ये लगा भैया कि कल्टीवेशन किया जा रहा है, इट्स गुड, बट लैंड रेवेन्यू जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना है, प्लस अपनी तरफ से ये लोग टैक्स अप्लाई करने लगे जिसे इलीगल टैक्स कहा गया। ठीक है, तो बहुत सारे टैक्स ऐसे इम्प्लेस करने लगे, है ना। अब क्या हो रहा है, पीसेंट को किसी ना किसी तरह से वो रिव्यू देना है, मतलब देना है चाहे उनके पास रहे या ना रहे। अब ऐसा भी नहीं है कि इंडिया में कल्टीवेशन अच्छा नहीं होता, इंडिया में कल्टीवेशन अच्छा हो रहा है। बट बात यहाँ आ जाती है कि सब कुछ देने के बाद कल्टीवेटर्स के बाद फार्मर्स के पास कुछ नहीं बचता, है ना। अब एंड ऑफ द डे जब उनके पास कुछ नहीं बचता तो जमींदार उनको ये सलाह देते कि आप मनी लीडर से एक काम कीजिए, रेवेन्यू ले लीजिए, उनसे क्या कर लीजिए, पैसे ले लीजिए लोन के। ठीक है, हाई इंटरेस्ट रेट पे। क्यों, अभी तो जरूरत है तो लेना पड़ेगा। और अगर एक टाइम क्या होता है जब their land was mortgage forcing them to look for an alternative employment and even migrate to cities। अगर आप टाइम पर लोन नहीं चुका पा रहे हैं, ये हायर अथॉरिटी जो भी जमींदार लोग, ये बड़े लोग जो होते हैं ना, उनकी रणनीति बता रहे हैं हम आपको, है ना। क्या हो रहा है, ये हायर अथॉरिटी होती है, अगर ये एक बार आप इनके पास चले गए, मनी लेंडर्स के पास चले गए और आपने इनसे पैसे ले लिए, तो अगले टाइम पर आप उस पैसे को चुका ही नहीं पाओगे, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट ही इतना ज्यादा होता था। अगर आप नहीं चुका पाते हो और आप इसका विरोध करते हो तो आपको क्या, आपका लैंड आपसे जबरदस्ती छीन लिया जाता है। इतना ज्यादा आपको फोर्स किया जाता है कि जबरदस्ती आपसे कोई दूसरा काम कराया जाएगा, है ना। और आप फोर्सफुली किसी अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट को चूज करने के लिए बाध्य हो जाओ। ठीक है, इवन आपको क्या कर दिया जाता है, माइग्रेट कर दिया जाता है सिटीज से। ठीक है, peasants were evicted from the land they had cultivated for generation। जो peasants है, जो किसान है, वो जिनकी जनरेशन किसी लैंड पे वर्क करती आई है, उन्हें उस लैंड से हटा दिया जाता था। दिस क्रिएटेड अ क्लास ऑफ लैंडलेस पीसेंट। ये क्या क्रिएट कर दी देती थी, एक क्लास जिसे हम लैंडलेस पीसेंट कहते हैं। आज भी बहुत सारे जमींदार जो पुराने समय पे गरीब किसानों का जमीन लेकर आज से भी उसका फायदा उठा रहे हैं, आज भी आप देख सकते हैं। ठीक है, इन मैनी प्लेसेस मनी लीडर्स रिप्लेस द लैंडलॉर्ड who took no interest in improving agriculture production। देखो बेटे, अब क्या हो रहा है, मनी लीडर्स रिप्लेस द लैंडलॉर्ड। जो मनी लीडर्स क्या होते थे, जो लैंडलॉर्ड होता था, जो लैंड का असली मालिक होता था, उसको क्या, who took no interest in improving agriculture production। अगर वो किसी भी तरह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को नहीं बढ़ा पा रहा है तो उसको वहां से हटा दिया जाता था। Many of them were absent landlords who leased out their lands to tenants and lived in cities। तो भैया एक टाइम पे ऐसा होने लगा कि लैंड जो है ना, वो लैंड
बिना किसी मालिक का होने लग गया। उसका कोई अथॉरिटी नहीं होती कि ये लैंड की कोई अथॉरिटी है, ऐसा कुछ नहीं था, है ना। हु लीज्ड आउट देयर लैंड्स टू टीनेंट्स, तो टीनेंट्स को लोग क्या करते थे, वो लैंड दे देते थे। अब और कहाँ चले जाते थे, खुद वर्क करने के लिए बाहर सिटीज के अंदर चले जाते थे रहने के लिए और वर्क करने के लिए। द सेटलमेंट benefited the zamindars more than the company because the land revenue collected from the peasants went up as the area under cultivation increased। तो बेटा क्या हो रहा है, द सेटलमेंट बेनिफिट द जमींदार्स मोर देन द कंपनी। अब जो ये सेटलमेंट है, इससे क्या जमींदार लोगों को ज्यादा फायदा हो रहा था इन कंपैरिजन टू कंपनी, बिकॉज द लैंड रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम द पीसेंट्स वेंट अप एज द एरिया अंडर कल्टीवेशन इंक्रीज, है ना। अब देखो क्या होता है, अगर एक बार आपने कोई इतना एक लैंड से इतना जनरेट हो पा रहा है, तो ऑब्वियसली इससे ज्यादा जनरेट हो नहीं सकता उस लैंड से। लेकिन जमींदार लोग क्या करते थे, एक फार्मर की थिंकिंग से देखते हैं पहले, मैं इस तरह से कल्टीवेशन करूंगा कि कंपनी को जो रेवेन्यू देना है वो पूरा हो जाए, उसके बाद जो जमींदार को जाएगा वो भी पूरा हो जाए, और फिर मेरे परिवार का पेट भरने के लिए उतना तो मैं कल्टीवेशन कर ही लूं कि हो जाए। लेकिन अब क्या, जमींदार लोग ज्यादा फायदे के लिए जरूरत से ज्यादा ही कल्टीवेशन करवाने लगे। जरूरत से ज्यादा कल्टीवेशन होने पे क्या हो रहा है भाई, कि हमारे यहाँ पे बिल्कुल पूरी तरह से जो रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए, या फिर यूँ कहें उससे ज्यादा ही रेवेन्यू जनरेट हो रहा था जो कंपनी ने डिसाइड किया था। एक बार कंपनी को पता चल जाए कि आपका लैंड इतना रेवेन्यू दे सकता है, तो वो फिक्स कर देते थे। लेकिन जमींदार लोग क्या, उससे ज्यादा आपसे रेवेन्यू ले रहे थे। अब होने ये लगा कि पीसेंट्स को यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया जाने लगा, है ना। द लैंड रेवेन्यू कलेक्शन फ्रॉम द पीसेंट्स वेंट अप एज द एरिया अंडर कल्टीवेशन इंक्रीज। तो एरिया जो है अंडर कल्टीवेशन बढ़ता है ना, तो उसका रेवेन्यू भी बढ़ेगा, ऑब्वियसली बात है। हाउएवर द अमाउंट दे हैड टू पे टू द कंपनी कंटिन्यूड टू बी द सेम, है ना। लेकिन चाहे जो भी हो, कंपनी को जो अमाउंट देना था हमें, वो सेम रहता था, है ना, चाहे जो भी हो। बाय द early 19th century started, many officials of the company were convinced that the system of revenue had to be changed. So after in the starting of 19th century, एंड ऑफ द डे, जो कंपनी के बहुत से मेंबर्स हैं उनको ये रियलाइज हो गया कि अब सिस्टम को चेंज करने की जरूरत आ गई है। तो वो अब महलवाड़ी और रैयत वाली, ये दो सिस्टम लेके आए। महलवाड़ी सिस्टम या सेटलमेंट क्या है, महलवाड़ी सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द मॉडर्न डे उत्तर प्रदेश, certain part of Madhya Pradesh and Punjab by Holt Mawkins in 1822. This settlement accounted for 30% of the company territories, covering United Provinces, large part of modern day Uttar Pradesh, and central provinces. With a variation in Punjab, the term Mahal means a village. According to Mackay's, the village was a very important part of the system that needed to be preserved. So, under the system, the unit of revenue settlement was the village or mahal, and the revenue demanded was made collectively on the village. So, in 1822, halt Mawkins were applied Mahalwari system in Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, and some part of Punjab. It introduced companies territory convert unite provinces
some large part of Uttar Pradesh and central provinces with a variation in Punjab. The term महल, जो महल टर्म है उसका मतलब है विलेज. अकॉर्डिंग टू मॉकिंस के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, द विलेज वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सिस्टम. ऑब्वियसली विलेज जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है सिस्टम का, दैट नीडेड टू बी प्रिजर्व, जिसे क्या प्रिजर्व रखना है, बनाए रखना है. So under this system, the unit of revenue settlement was the village or mahal. So according to this system, the unit or prevention of villages is important. So under this system, the unit of revenue settlement was the village or mahal. तो रेवेन्यू सेटलमेंट का जो भी इकट्ठा होना था, रेवेन्यू जो भी इकट्ठा होना था, वो विलेज के अंडर इकट्ठा होना था, महल के अंडर इकट्ठा होना था. एंड द रेवेन्यू डिमांड वाज मेड कलेक्टिवली ऑन द विलेज. और रेवेन्यू की जो डिमांड है वो कलेक्टिवली विलेज के अंदर जनरेट की जाएगी. ठीक है. द विलेज हेडमैन और लंबरदार, है ना, जो विलेज का हेडमैन होता था या लंबरदार, वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर collecting the revenue and handing it over to the government. तो भाई विलेज का जो हेडमैन है वो रिस्पॉन्सिबल है कि वो रेवेन्यू कलेक्ट करेगा विलेज से और उसको हैंड ओवर करेगा गवर्नमेंट को. द कलेक्टर्स ऑफ द रेवेन्यू, दैट इज द हैंड ऑफ द विलेज, was to fix the revenue on the basis of the type of land. है ना, जो रेवेन्यू कलेक्ट करने वाले होते थे उनके लिए फिक्स करना होता था कि लैंड के हिसाब से, अगर लैंड फर्टाइल है तो उस हिसाब से रेवेन्यू कलेक्ट किया जाना चाहिए, है ना, और अगर इनफर्टाइल है तो उसके हिसाब से रेवेन्यू कलेक्ट किया जाना चाहिए. ठीक है. द टाइप ऑफ लैंड, टोटल लैंड अंडर कल्टिवेशंस एंड customs and right to different agricultural groups. The estimated revenue of each plot within a village was added up to calculate the revenue that each village had to pay. The rate of revenue was roughly half of the total agriculture produce. This demand was to be revised periodically and not fixed permanently. सो बेटा क्या हो रहा है यहाँ पे, द रेट ऑफ रेवेन्यू वॉज रफली हाफ ऑफ द टोटल एग्रीकल्चर. बिल्कुल हाफ दिया जाता था कि 50-50%. 50% तो कंपनी को दिया जाएगा, 50% जो पीसेंट है वो रखेगा. सो दिस डिमांड वॉज टू बी रिवाइज पीरियडिकली एंड नॉट फिक्स परमानेंटली. और ये जो डिमांड होती थी रेवेन्यू की, ये पीरियडिकली रिवाइज कर दी जाती थी, कोई फिक्स नहीं रखा जाता था. However, even under this system, the condition of peasants remained pitiable. और इस सिस्टम के अंदर भी जो peasants की कंडीशन है वो पिटिबल ही रही, दयनीय ही रही. As the head of the village retained the right to extract revenue. ठीक है. और जो हेड होता था विलेज का उसको राइट था रेवेन्यू को बढ़ाने या कम करने का और उसको फैलाने का अलग अलग जगहों पर, उसको राइट था, है ना. Now we will move on Rayatwari system. Rayatwari settlement. The Rayatwari system was introduced in the Madras Presidency by Thomas Munro. So it is also known as Munro-Olds system. It was further extended to the Bombay Presidency and Assam. Overall, it accounted for 51% of the company territories. तो इसका जो शेयर है 51% कंपनी टेरिटरी का होता था. Prior to Munro, Captain Alexander Reed had tried the Rayatwari system on a small scale in areas that was annexed by the British from Tipu Sultan. छीन लिए गए थे ना टीपू सुल्तान से छोटे छोटे एरियाज, वहां पे भी रैयतवारी सिस्टम ही अप्लाई किया गया था. इन साउथ इंडिया देयर वर
No traditional zamindari and land actually belonging to the cultivators, that is ryots. Both Munro and Reed therefore felt that the land settlement must be made directly with the ryots. So देखो बेटा, साउथ वाला जो एरिया है बेसिकली कोई भी ट्रेडिशनली कोई जमींदार या लैंड किसी का कल्टीवेटर से बिलोंग नहीं करता था, जिसे हमने क्या कहा, रयोत कहा। तो उन्होंने यूं कहा कि जो सेटलमेंट है वो डायरेक्टली रयोत से ही किया जाना चाहिए। ठीक है, दस द सिस्टम कैन टू बी नोन एज द रयतवारी सिस्टम। इस वजह से क्या, जो सिस्टम है वो रयतवारी सिस्टम से के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, इन दिस सिस्टम द लैंड रेवेन्यू वाज नॉट कलेक्टेड बाय द जमींदार और लंबरदार बट वाज टेकन फ्रॉम द रयोज और कल्टीवेटर्स डायरेक्टली। तो यहाँ पे जो डायरेक्टली कल्टीवेटर्स होते हैं, जो किसान होता है जिसका लैंड होता है, ठीक है, उससे ही डायरेक्टली रेवेन्यू कलेक्ट किया जाएगा, है ना। दे डिपॉजिट इट इन द गवर्नमेंट ट्रेजरी। तो ये इसको कहाँ डिपॉजिट करेंगे, गवर्नमेंट ट्रेजरी में डिपॉजिट करेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम कल्टीवेटर्स बिकम लैंड ओनर एंड देयर वाज नो इंटरमीडिएट फॉर कलेक्शन द रेवेन्यू। तो यहाँ पे जो कल्टीवेटर्स है वही हमारे लैंड के ओनर बन गए हैं, है ना। और कोई भी इंटरमीडिएट नहीं था कलेक्ट करने में रेवेन्यू को, कंपनी और इनके बीच में डायरेक्टली कंपनी को देते थे रेवेन्यू जनरेट करके। द रेवेन्यू वॉज वेरी हाई एंड कलेक्टेड रिजिडली। और जो रेवेन्यू होता था वो बहुत ज्यादा हाई था और रिजिडली कलेक्ट किया जाता था। द प्रेजेंट सॉरी द पीसेंट्स हैड टू पे इवन इफ देयर क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड, है ना, भले डिस्ट्रॉय हो गई हो। अब साउथ साइड यही है कि वहां पे फेमाइन वगैरह, जो फेमाइन वगैरह या फिर यूं कहें कि हम फ्लड वगैरह ज्यादा आते रहते हैं। ठीक है, द लैंड रेवेन्यू वॉज रिवाइज्ड एंड इंक्रीज आफ्टर एवरी 20 और 30 ईयर। तो हर 20 से 30 साल में लैंड का जो रेवेन्यू है वो बढ़ा दिया जाएगा। As the settlement was not made with zamindars, cultivators were not left at their mercy. Under this system, the cultivator was recognized as the owner of the land, subjected to the payment of the land revenue. However, the system benefits the government instead of cultivators, as the company itself become the zamindar. Okay, यहाँ पे कोई मीडियोकर नहीं था, कोई मीडिएटर नहीं था कंपनी और पीसेंट्स के बीच में। तो यहाँ पे जो जमींदार है वो डायरेक्टली कंपनी को ही कहा जा सकता है। दिस सिस्टम टू फेल्ड, ये सिस्टम भी फेल्ड हो गया। क्यों भाई, इन प्रोटेक्टिंग द फार्मर्स फ्रॉम द clutches of distress and poverty, the state demand was very high and independent of produce. The cultivator had to uh, the cultivator had to resort to the mercy of cruel moneylenders for the payment of revenue. Consequently, in many villages, the youth felt away, leaving their house deserts. The peasants were overburdened with heavy taxes. They often had to take loan to pay the land revenue। ये लो भैया, तो बेटा क्या हो रहा है यहाँ पे, पुअर्टी और डिसस्ट्रेस जो है वो बनाए रखा जा रहा था, उसे कम नहीं कर पा रही थी कंपनी लोगों के। द स्टेट डिमांड वॉज वेरी हाई, जो स्टेट की जो डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा हाई थी, है ना। और इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोड्यूस, तो और इंडिपेंडेंट जो प्रोड्यूस कर रहे थे उसके ऊपर पूरी तरह से इंडिपेंडेंट थी। अब क्या हो रहा है, द कल्टिवेटर हैड टू रिसोर्ट टू द मर्सी ऑफ क्रूअल मनी लैंडर्स। और जो मनी लैंडर्स होते थे जिनसे लोन लेते थे कंपनी वाले, सॉरी, जो जो पीसेंट होते थे, जो मनी लैंडर्स थे,
लोन लेते थे उस लोन को चुकाने में भी वो देरी कर देते, तो वो जो लैंड होता था वो मनी लेंडर्स के अंदर आ जाता था। इनफैक्ट इतना ज्यादा लोगों को नुकसान होने लगा कि उन्हें रेवेन्यू देने के लिए भी मनी लेंडर से लोन लेना पड़ा। ठीक है, और वो दबते ही गए लोन के ऊपर। इस तरह से ये जितने भी सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट, रैयत वाली सेटलमेंट, महर वाली सेटलमेंट, कोई भी किसी भी तरह से काम में नहीं आ पाया हमारे यहाँ पे कल्टीवेशन को ठीक तरह से अप्लाई करने में। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग, वी विल मीट सून इन नेक्स्ट क्लास।